बस ट्रांसफॉर्म की जो इक्वेशन है, ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन क्या है? एनालिसिस इक्वेशन। आपके पास जनरली ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन क्या बनती है? एक्स ऑफ एन इज समेशन एक्स ऑफ एन जेड पावर माइनस एन। जब आप यहाँ पे x ऑफ n को इंसर्ट करोगे, जो भी उसकी वैल्यू है, एंड देन इफ यू सिंप्लीफाई दिस समेशन, जनरली वी से कि इस समेशन को कन्वर्ज होना चाहिए, देन वी से x ऑफ z विल एग्जिस्ट, मीन्स उसका ट्रांसफॉर्म पॉसिबल होगा। अगर ये समेशन कन्वर्ज नहीं होगा, ठीक है, देन दिस ट्रांसफॉर्म विल नॉट कन्वर्ज। तो एक हमने कहा, दूसरा इसमें टर्म क्या चीज़ है? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो आपके पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ रीजन ऑफ कन्वर्जेंसेज हैं। अगर राइट साइडेड है तो उसका इन्वर्स डिफरेंट होगा, लेफ्ट साइडेड है तो उसका इन्वर्स डिफरेंट होगा, टू साइडेड है तो उसका इन्वर्स डिफरेंट होगा। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल की थी जिसमें हमने बी पावर एन एब्सोल्यूट लिया था। वो बात तो सही है सर, मतलब कोई भी जो है ना, मतलब कन्वर्जेंस नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ कि सिग्नल में फिर तो ट्रांसफॉर्म पॉसिबल नहीं है। तो तो इट्स मीन सिग्नल में ट्रांसफॉर्म क्या मसला है? नहीं, सिग्नल में मसला यही है ना कि सिग्नल में मसला नहीं है। आपका जो ट्रांसफॉर्म सिग्नल तो चाहे जो भी हो इनपुट, उसका लिए जो आप ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं तो उस ट्रांसफॉर्म को कन्वर्ज करना हो चाहिए, ठीक है। उसको आप अनबाउंडेड भी कह सकते हैं, वो लीगल इनपुट नहीं है। सर हमने यहाँ पे कहा कि जी एक्स ऑफ एन इज बी पावर एन एब्सोल्यूट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड 1 से ज़्यादा लूँ, ये एग्जांपल याद है अभी हमने की थी, जी जी जी। तो इसमें अगर मैं बी का मैग्नीट्यूड 1 से ज़्यादा लूँ, ठीक है, तो यही बात थी कि उसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो अगर इसको आप 1 से ज़्यादा लें बी का एम्पलीट्यूड, तो इसका रिजल्टेंट सिग्नल किस टाइप का बनेगा? ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल। ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल होगा दोनों डायरेक्शंस में, ठीक है। कि बी की वैल्यू सपोज 2 है, 2 पावर 0 1 आएगा, ठीक। फिर अगर एन की वैल्यू 1 हो तो 2 पावर 1 भी 2 होगा, और अगर एन की वैल्यू -1 हो तो वो भी 2 पावर 1 बनेगा, ठीक है। तो अगर इसको आप बी की वैल्यू 1 से ज़्यादा लेंगे तो देन दिस सिग्नल विल बी से अनबाउंडेड। तो अगर वो अनबाउंडेड है तो फिर तो आप सिस्टम के क्या एनालाइज कर ही नहीं सकते अनबाउंडेड इनपुट के लिए। सिस्टम जब भी एनालाइज होगा इट शुड बी बाउंडेड फॉर द, इट शुड बी एनालाइज्ड फॉर द बाउंडेड इनपुट। सर तो हम जेड ट्रांसफॉर्म तो इसी के लिए स्टडी कर रहे हैं ना कि ये सिस्टम चाहे नहीं, इसको जो भी इनपुट हम दे, सिस्टम नहीं, स्टेबल। नहीं, इनपुट तो जनरली बाउंडेड ही होगी ना। अनबाउंडेड इनपुट के लिए आप सिस्टम को नहीं चेक करते, इनपुट इज नॉर्मली बाउंडेड, ठीक है। फिर आप आउटपुट को देखते हैं कि वो किस रीजन में बाउंडेड है, किस रीजन में अनबाउंडेड है। कोई रीजन ऐसा होगा जिसमें आउटपुट अनबाउंडेड होगी, कोई रीजन ऐसा होगा जिसमें आउटपुट बाउंडेड और अनबाउंडेड होगी। तो अगर उस रीजन में आउटपुट बाउंडेड है तो वैसे उस रीजन में सिस्टम स्टेबल है, उस रीजन से बाहर सिस्टम विल बी अनस्टेबल। एक रफ एग्जांपल वो स्टेबलाइजर के लिए थी कि अगर इनपुट से 50 वोल्ट्स है तो आउटपुट फिर भी आपको 220 वोल्ट्स दे, तो इन मोस्टली केसेस ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आउटपुट किस रीजन में बाउंडेड इनपुट के लिए स्टेबल आउटपुट देगी, से वही स्टेबलाइजर है। अगर वो कहते हैं जी मिनिमम शुड बी 80 वोल्ट्स, अब अगर उस स्टेबलाइजर को 50 वोल्ट्स इनपुट पे मिले, अब एक्चुअली 50 वोल्ट्स तो बाउंडेड इनपुट है, ठीक। क्या उसके लिए आउटपुट वही आएगी जो डिजायर्ड है? तो अगर डिजायर्ड आउटपुट नहीं आ रही तो देन वी से सिस्टम इज अनस्टेबल। लेकिन उस सिस्टम के लिए बाउंडेड इनपुट उस रेंज में होनी चाहिए जो कि डिफाइंड है। उस रेंज से कम होगा देन दैट इनपुट विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज अनबाउंडेड, ठीक है। जी सर जी। जी सर, मतलब हम आउटपुट पे देखेंगे कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो हमारा जनरली तो हम कहते हैं ना दोनों इनपुट एज वेल एज बाउंडेड, लेकिन समटाइम्स ये होता है
कि इनपुट बाउंडेड है, आउटपुट फिर भी बाउंडेड नहीं आ रही। बाउंडेड जनरली आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो डिजायर्ड आउटपुट, तो अगर आपको डिजायर्ड आउटपुट मिले तो सिस्टम स्टेबल है, डिजायर्ड आउटपुट ना मिले तो सिस्टम अनस्टेबल है। ठीक है जी सर, थैंक यू। कितने बंदे हुए हैं? 12। 12, should I start? ये स्टार्ट करूं कि नहीं? जी सर, स्टार्ट करें। चलिए जी, I'm gonna start। स्क्रीन शेयर है? जी सर। Bismillahirrahmanirrahim। We ended up with this thing before the break. A discrete time is causal if and of only ROC of its system function is exterior of a circle including infinity. Generally we say right sided sequence। तो basically आपके पास जो दूसरी definition है इसमें दोनों cover होते हैं। A discrete time LTI system with rational system function h of z is causal if and of number one, ROC is the exterior of the circle outside the outermost wall. That is right sided sequence. And if h of z is p of z divided by q of z, then the degree of numerator polynomial in z cannot be greater than the degree of the denominator polynomial। Means कि numerator denominator की degree equal हो, still the system will be causal। denominator की ज़्यादा होनी चाहिए numerator से, then the system will be causal। लेकिन अगर numerator की power ज़्यादा हो, let's say numerator z cube में है और डिनोमिनेटर z स्क्वायर में है, तो फिर जो रिजल्टेंट सिस्टम आएगा h ऑफ z, इट विल बी इन द पॉजिटिव पावर्स ऑफ z। एटलीस्ट उसमें एक टर्म ऐसी होगी जिसमें z का पावर पॉजिटिव होगा, विच विल मेक द सिस्टम नॉन कॉजल। इसी में एक और चीज़ है स्टेबिलिटी के लिए, एन LTI सिस्टम इज स्टेबल इफ एंड ओनली इफ ROC ऑफ इट्स सिस्टम फंक्शन h ऑफ z इंक्लूड्स द यूनिट सर्कल। कि अगर यूनिट सर्कल ROC के अंदर लाई कर रहे तो then the system is stable, otherwise system is unstable। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमने अभी जो एक एग्जांपल की थी, दिस वन से, इसमें 3 पॉसिबिलिटीज थी। फर्स्ट केस वी से z इज ग्रेटर देन 4, राइट साइडेड सीक्वेंस। इसके लिए हमारे पास x ऑफ z क्या है, x ऑफ n 2 इंटू 4 पावर n माइनस 1 u ऑफ n माइनस 1 माइनस 3 पावर n माइनस 1 u ऑफ n माइनस 1। क्या ये बाउंडेड इनपुट है? इज इट बाउंडेड? नो सर। नो। ठीक है, तो राइट साइडेड है z ग्रेटर देन 4। तो अगर आप इस फंक्शन को से स्टेबिलिटी चेक करने का क्राइटेरिया कौन सा था? अगर इसको मैं इम्पल्स रिस्पॉन्स कंसिडर करूं, इफ आई से दिस इज h ऑफ n, स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या था? कि इसका एरिया अंडर द कर्व फाइनाइट होना चाहिए। जनरली वी से एनर्जी सिग्नल हो या समेशन h ऑफ n शुड बी लेस देन इन्फिनिटी, मींस एरिया अंडर द कर्व शुड बी इन्फिनिटी। तो अगर आप इसको h ऑफ n एज्यूम करें और इसको सिंप्लीफाई करें तो दिस एक्सटेंड्स टू infinity, so we say this represents the unstable system। ठीक है, दूसरा क्या था, लेफ्ट साइडेड फॉर z लेस देन 3। इसके लिए हमने इनवर्स फाइंड किया, तो वो क्या है, माइनस 2 इंटू 4 पावर n माइनस 1 u ऑफ माइनस n प्लस 2 इंटू 3 पावर n माइनस 1 इंटू u ऑफ माइनस n। प्लीज़ यहाँ पे ये 2 नहीं आता। ठीक है, अगर आप इस सेकेंड टर्म को देख लें तो इसमें 2 नहीं है। क्लियर? अच्छा, दिस टर्म कन्वर्जेस और डाइवर्जेस, इसका समेशन
So again, if you assume this is h of n, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं ना कि n को रिप्लेस कर दें समेशन में माइनस n से, तो ये क्या हो जाएगा 4 पावर माइनस n इंटू यू ऑफ n प्लस 3 पावर माइनस n इंटू यू ऑफ प्लस n। इसमें समेशन की लिमिट्स क्या होंगी, माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो अगर आप उनको ऐड करेंगे एंड देन यू सिंप्लीफाई दिस समेशन, सो बोथ दीज टू टर्म्स विल कन्वर्ज। तो अगर आप यहाँ पे इसका ROC देखें तो वो क्या है, z लेस देन और इक्वल टू 3 means the unit circle is included for this region of convergence. Unit circle means z is equal to 1. तो अगर ROC के अंदर यूनिट सर्कल लाई करेगा तो सिस्टम विल बी स्टेबल, and if the unit circle lies outside the region of convergence then the system will be unstable. एक कॉजिलिटी की कंडीशन है और एक स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी सिंपल है, if ROC contains the unit circle system will be stable, and if the ROC does not contain unit circle system is unstable. कॉजिलिटी की दो कंडीशंस हैं, नंबर 1 it should be right sided, and number 2 degree of the numerator should be less than or equal to the degree of denominator. So just to verify these two, अभी एक important example है, इसमें सारी चीज़ें define है। LTI system is characterized by linear constant coefficient difference equation. Equation क्या है, y of n minus 1 by 2 y of n minus 1 equals to x of n plus 1 by 3 x of n minus 1. अब प्लीज़ अगर एग्जाम में मैं इस किस्म का कोई क्वेश्चन देता हूँ सब्जेक्टिव, तो उसमें मैं कहीं ना कहीं पे क्लास नंबर को एडजस्ट करूँगा, ठीक है। क्लास नंबर होगा, कोई मैथमेटिकली इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, लेकिन सिर्फ क्लास नंबर होगा जस्ट टू डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर पीपल। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नंबर 1 ए फाइंड द सिस्टम फंक्शन h ऑफ z। दूसरा पार्ट क्या कहता है कि h ऑफ z से फाइंड ऑल पॉसिबल इनवर्सेस, ठीक है। इससे पहले एग्जांपल में हम ये सारा काम कर चुके हैं। एंड देन जो पॉसिबल इनवर्सेस आपने फाइंड किए हैं उनमें से फाइंड द इनवर्स दैट रिप्रेजेंट्स द कॉजल सिस्टम and verify it mathematically. Similarly, fourth part says D part, find the inverse that represents the stable system and also verify it mathematically. ठीक है। So taking Z transform of the given equation, आपके पास सिस्टम फंक्शन की इक्वेशन क्या बनेगी, h of z is 1 plus 1 over 3 z inverse divided by 1 minus 1 by 2 z inverse. पार्ट 2 क्या कहता है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। इसका इनवर्स फाइंड करना है तो अगर आपके पास इस किस्म का फंक्शन हो, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्रीज इक्वल हो, तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन तो अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्टली इस फ्रैक्शन को ओपन कर दें। सो इसे 1 over 1 minus 1 by 2 z इनवर्स प्लस 1 over 3 z इनवर्स इंटू 1 over 1 minus 1 by 2 z इनवर्स। अब यहाँ पे एक पोल है और पोल कहाँ पे है, z is equal to 1 by 2, so we say this is representing a first order system। तो कितने पॉसिबल ROCs होंगे, 2 सर। 2 कौन कौन से, z is greater than 1 by 2 and z is less than 1 by 2. तो if z is greater than 1 by 2 we say it is right sided, z is less than 1 by 2 we say it is left sided। तो अगर right sided है तो इसका इनवर्स क्या होगा, इस पहले पार्ट का इनवर्स, टू डिवाइड बाय 2 minus z। इसको उसके साथ कंपेयर करें ना, 1 over 1 minus a z इनवर्स, 1 by 2 z। क्या 1 by 2 raised to the power n into u of n for right sided, ठीक है। और इस पार्ट का क्या होगा, अगेन दिस विल बी 1 by 2 power n u of n, लेकिन यहाँ पे z इनवर्स इंट्रोड्यूसेस 1 यूनिट राइट शिफ्ट। इसका इनवर्स क्या बनेगा फॉर राइट साइडेड सीक्वेंस, a power n u of n का ट्रांसफॉर्म क्या है, 1 over 1 minus a z इनवर्स, दिस इज फॉर राइट साइडेड। फॉर लेफ्ट साइडेड क्या है, minus a power n u of minus n minus 1,
This has the same transform 1 over 1 minus a z inverse, but with the region of convergence z less than a. Using time shifting property, it is x of n minus n naught z power minus n naught x of z. ठीक, तो अगर x of n क्या हो, a power n u of n, तो इसका ट्रांसफॉर्म 1 over 1 minus a z इनवर्स है. z इनवर्स into 1 over 1 minus a z इनवर्स का इनवर्स क्या होगा for right sided sequence? This will be a power n minus 1 into u of n minus 1, means n को रिप्लेस कर दें n minus 1 से. Similarly for left sided sequence क्या बनेगा कि अगर 1 over 1 minus a z इनवर्स का इनवर्स z ट्रांसफॉर्म है minus a power n u of minus n minus 1, तो अगर इसको 1 यूनिट राइट शिफ्ट कर दें, ठीक है, तो मीन्स n को रिप्लेस कर दें n minus 1 से. z इनवर्स इंटू 1 over 1 minus a z इनवर्स का इनवर्स ट्रांसफॉर्म क्या है, minus a power n minus 1 into u of minus n, क्योंकि u of minus n minus 1 है, इसको आप 1 यूनिट राइट शिफ्ट कर दें, this will be then u of minus n only. So using above transform pairs and properties, we say h1 of n for right sided sequence, तो वो क्या है 1 by 2 power n u of n plus दूसरा टर्म क्या है 1 by 3 z इनवर्स into 1 over 1 minus 1 by 2 z इनवर्स, तो वो क्या बनेगा 1 over 3 into 1 over 2 power n minus 1 u of n minus 1. This is for right sided sequence. लेफ्ट साइड के लिए क्या होगा minus 1 by 2 power n u of minus n minus 1 minus 1 by 3 into 1 by 2 power n minus 1 into u of minus n. अब कॉजिलिटी का क्राइटेरिया क्या था, h of n should be 0 for n less than 0. तो अब इन दोनों इक्वेशंस में ये क्राइटेरिया कौन सा फर्स्ट रिस्पॉन्स जस्टिफाई कर रहा है? इट्स द फर्स्ट वन, ठीक है, कि h1 of n is 0 for n less than 0 and h2 of n is not equal to 0 for n less than 0. जो आपके पास पहला वाला है which represents a right sided sequence, so we say it represents a causal system. तो causal system के लिए ये इनवर्स होगा, फिर जब आप इसका ट्रांसफॉर्म लेंगे तो that will represent a system function of the causal system. ठीक, इसका ट्रांसफॉर्म जब लेंगे. So similarly for stability check criteria क्या था, summation n from minus infinity to plus infinity, h1 of n should be less than infinity or summation h2 of n magnitude should be less than infinity. इन दोनों केसेस में कौन सा है जो इसको जस्टिफाई कर रहा है? ठीक है, तो अगर आप पहले वाले को सम करेंगे तो इट विल कन्वर्ज, और अगर आप दूसरे वाले का सम लेंगे तो इट विल डाइवर्ज. अब फर्स्ट वन को मैंने सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे, समेशन n फ्रॉम 0 to infinity 1 by 2 power n plus 1 over 3 समेशन n फ्रॉम 1 to infinity 1 by 2 power n minus 1. इसको अगर आप सॉल्व करते रहें तो इट एंड्स अप एट 2 plus 2 by 3 which is approximately 2.67. ठीक, अगर आप डाइवर्जेंस दूसरे में इक्वेशन ये डाल दें -1 by 2 power n u of minus n minus 1 minus 1 by 3, इसको सॉल्व करें by using this equation and you simplify that, then it ends up to infinity. So we say this summation is diverging and this summation is converging. So the first one represents a stable system, pulse response of stable system, and the second one represents an unstable system. तो अगर आप दोनों में देख लें सिस्टम फंक्शन को, तो एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्रीज क्या हैं, दे आर इक्वल. So generally we can say it is a right sided sequence. ठीक, दूसरा क्या, स्टेबिलिटी के लिए यूनिट सर्कल मस्ट बी कंटेन्ड, जो आपके पास दो ROCs हैं, z greater than 1 by 2 and z less than 1 by 2. तो इसमें किस में ROC contains the unit circle? राइट साइडेड में या लेफ्ट साइडेड में? एनीवन? लेफ्ट साइडेड जी, यूनिट सर्कल किस केस में इंक्लूड होगा, राइट साइडेड में या लेफ्ट? राइट साइडेड. राइट साइडेड. राइट साइड में 1 by 2 का मतलब है 0.5, तो 1 यूनिट सर्कल मीन्स मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू
1. So इसमें right sided sequence includes the unit circle. So we say this should represent the stable system. अच्छा, किस कंडीशन में सिस्टम एट द सेम टाइम स्टेबल भी होगा और कॉजल भी होगा? System is stable and causal at the same time. इसके लिए एक जनरल कंडीशन बनती है. कंडीशन यहाँ पे नहीं लिखी, बुक में लिखा हुआ है, लेकिन नोट कर लें अपने पास. जब हम कहते हैं ना सिस्टम एट द सेम टाइम कॉजल भी हो और स्टेबल भी हो. सपोज आपके पास दो पोल्स हैं, एक की लोकेशन 3 है और एक की लोकेशन 4 है, इसी क्वेश्चन में जो पहले किया था. तो अगर सिस्टम राइट साइडेड है तो इट इज कॉजल बट अनस्टेबल. सिस्टम लेफ्ट साइडेड हो मींस पोल एट 3, सिस्टम स्टेबल होगा लेकिन एंटी कॉजल होगा या नॉन कॉजल होगा. कौन सी ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि जिसमें सिस्टम कॉजल भी हो और स्टेबल भी हो? तो उसमें एक क्राइटेरिया कि इट शुड बी राइट साइडेड सीक्वेंस एंड एट द सेम टाइम जो हाईएस्ट पोल मैग्नीट्यूड है उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? जो हाईएस्ट पोल मैग्नीट्यूड हो, so that the system is right sided and stable at the same time. इसकी ज़हन में बात बनती है? Anyone? कोई नहीं है? नमान साहब नहीं है? नो सर, कोई सेंस नहीं बन रहा है अभी जी? कोई भी LTI सिस्टम एट द सेम टाइम कॉजल और स्टेबल कैसे होगा? इट शुड बी राइट साइडेड. जी सर जब उसके पोल्स इक्वल होंगे? नहीं, एक क्राइटेरिया तो एक, इट शुड बी राइट साइडेड सो दैट इट विल बी कॉजल. फॉर स्टेबिलिटी यूनिट सर्कल मस्ट बी कंटेन्ड बाय द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. सो राइट साइडेड सीक्वेंस के लिए यूनिट सर्कल भी कंटेन्ड हो और उसी के अंदर, तो उसके लिए पोल्स की लोकेशन क्या होनी चाहिए? सर 1 से कम होनी चाहिए. जो आपके पास मैक्सिमम पोल का मैग्नीट्यूड होगा उसका जो मैग्नीट्यूड है इट शुड बी लेस देन 1. 2 पोल्स हैं या 2 से ज़्यादा पोल्स हैं, ठीक है, तो उनका जो मैक्सिमम पोल का मैग्नीट्यूड है इट शुड बी लेस देन 1. देन द सिस्टम विल बी स्टेबल एज वेल एज कॉजल. So shortly we say system कब causal भी है और stable भी है when it is right sided and all the poles lie within the unit circle. कि जितने भी उस system के poles हैं they must lie in the unit circle. Then we say the system will be stable as well as causal. ठीक, तो वही जो एक एग्जांपल हमने अभी की थी दो poles वाली, there's a pole at 3 and pole at 4. चलें इस एग्जांपल को देख लें कि b एंड 1 ओवर b, ठीक है. जब हमने कहा था b इज इक्वल टू 2 मीन्स ग्रेटर देन 1 तो फिर तो इट इज़ नॉट कन्वर्जिंग. फिर अगर हमने b की वैल्यू लेट से 3 ली थी तो 1 ओवर b क्या आएगा? सॉरी, b इज़ 1 ओवर 3 देन 1 ओवर b इक्वल्स टू 3. इस केस में मुझे बताएंगे कि ये सिस्टम क्या है, कॉजल है, स्टेबल है, अनस्टेबल है? फॉर दिस केस सर स्टेबल है. कॉजल है कि नहीं है? सर कॉजल भी है. कैसे है? नो सर, कॉजल नहीं है. कॉजल तो राइट साइडेड होना चाहिए, तो 2 साइडेड है. ग्रेटर देन 1 ओवर 3 एंड लेस देन 3. सर जो 2 साइडेड इज इसका- नॉन कॉजल, ठीक है. तो स्टेबल है. सर कन्वर्ट जी. होगा, स्टेबल तो होगा. कैसे कन्वर्ज कर रहे हैं? यूनिट सर्कल इज कंटेन्ड बाय दिस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है. यूनिट सर्कल की वैल्यू ज़ाहिर है 1 ओवर 3 से ज़्यादा है, 1 है.
The unit circle is contained by the region of convergence, so it is stable, but it is non-causal because it is right-sided. ठीक, क्योंकि इसका इनवर्स कहाँ पे है, इसका इनवर्स ये बन रहा तो है स्टेबल b वाली पावर बात दोबारा रिपीट कर दे, कैसे स्टेबल हुआ है? स्टेबल है ना, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इसमें क्या है, z ग्रेटर देन 1/3 एंड लेस देन 3, तो ROC कहाँ पे है, बिटवीन 1/3 एंड समझ आ लेस गई। देन 3, ठीक है सर। ठीक है। तो यूनिट सर्कल कहाँ पे होगा, इट इज ग्रेटर देन 1/3, ठीक। तो जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है इट बेसिकली कंटेन्स द यूनिट सर्कल। तो इसके लिए से जो आपके पास इम्पल्स रिस्पॉन्स आएगा, अगर आप उस पर कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी अप्लाई करें तो दैट विल कन्वर्ज, दैट विल गिव यू फाइनाइट वैल्यू, सो वी से सिस्टम इज स्टेबल, बट इट इज नॉन कॉजल बिकॉज इट इज टू साइडेड। अब नॉन कॉजल को आप यहाँ से भी देख लें कि आपके पास ROCs क्या बने, z ग्रेटर देन b एंड z लेस देन 1/b, ठीक। z लेस देन और b के लिए आपके पास ये क्वेश्चन आ रही है, तो अगर से ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स says h of n should be 0 for n less than 0, but in this case for n less than 0 it's not equal to 0, ठीक है। so this system is non causal। एक पार्ट इसका कॉजेलिटी कंडीशन को अप्रूव कर रहा है, सपोज अगर हम ये कहें दिस इज h of n इंस्टेड ऑफ x of n, इसको h of n कहें, तो फर्स्ट पार्ट जस्टिफाइज द कंडीशन ऑफ कॉजेलिटी बट द सेकंड पार्ट डज नॉट, ठीक है। सो दिस विल बी नॉन कॉजल। अब स्टेबिलिटी की बात करें तो अगर आपके पास ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो कि z इज लेस देन 1/b एंड ग्रेटर देन b विद अ b बिटवीन 0 एंड 1, ठीक, फिर अगर आप इसके स्टेबिलिटी की क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं तो दिस विल कन्वर्ज। तो शॉर्ट कंडीशन क्या है कि इट शुड बी राइट साइडेड, ये राइट साइडेड नहीं है, ये टू साइडेड है, सो इट इज नॉन कॉजल। Second, it contains the unit circle. Yes, in this case we say it contains the unit circle, so system is stable, ठीक। से अगर आपको ये फंक्शन गिवन है as h of z equals to b minus 1/b with z divided by z minus b into z minus 1/b, जी सर इसमें कॉजेलिटी की वो वाली डेफिनेशन नहीं यूज कर सकते कि अगर इसमें फ्यूचर वैल्यूज आएंगी तो वो नॉन कॉजल होगा? कंडीशन तो वही है ना, अगर आप फ्यूचर वैल्यूज का क्या मतलब है, यहाँ पे मैं n की वैल्यू 0 लूं तो ये क्या होगा, b पावर -0 इंटू u ऑफ -1, ठीक। तो u ऑफ -1 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ डेल्टा ऑफ n प्लस 1, ठीक है। तो अगर आप इसको डेल्टा ऑफ n प्लस 1 कहते हैं यहाँ पे, तो डेल्टा ऑफ n प्लस 1 को आप कन्वॉल्व करें x ऑफ n के साथ तो रिजल्ट क्या आएगा, x ऑफ n प्लस 1, so x of n plus 1 basically gives the future value। चीज वही है कि अगर आप इसको एक्सपेंड कर दें इम्पल्सिस की फॉर्म में और फिर उसको x of n के साथ कन्वॉल्व करें तो ये सैंपल्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, n is equal to -1, then n is equal to -2, n is equal to -3। तो जो n is equal to -1 पे इम्पल्स है that is represented as delta of n plus 1, means one unit shifted to the left side। तो इसको आप कन्वॉल्व करें इनपुट सिग्नल से, ठीक है। so then we say output depends on the future input, so the system will be non causal। चीज वही है, बेसिक डेफिनेशन, अंडरलाइंग डेफिनेशन वही है कि आउटपुट इक्वल्स टू इनपुट कन्वॉल्व विद इट्स इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक। यस सर। अगर से ये आपके पास h of z है, x of z नहीं है, इट रिप्रेजेंट्स अ सिस्टम फंक्शन, और आपसे कहते हैं कि जी इसका इनवर्स फाइंड करें विच रिप्रेजेंट्स अ कॉजल सिस्टम, ठीक। तो इस केस में b की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है कि विच गिव्स यू अ राइट साइडेड सीक्वेंस ओनली, ठीक, या b की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है विच गिव्स यू अ लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस ओनली। अगर b की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, से हमने कहा था कि b की वैल्यू 2 लें, 2 and 1/2 इसमें राइट साइडेड है, इसमें लेफ्ट साइडेड है, डज नॉट कन्वर्ज, तो इसका इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर b की वैल्यू अब 0 से कम ले लें,
मैग्नीट्यूड में, ठीक है। अगर मैं से b की वैल्यू -3 लूँ फिर ये क्या होगा, b की वैल्यू से -1/3 हो तो 1/b विल बी -3, तो फिर यही रिजल्ट देगा बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड। जब सर्कल ड्रॉ करते हैं, सर्कल को कंप्लीट करें, फिर पोल कहाँ पे आ जाएगा, -1/3 पे, और ये वाला पोल -3 पे, तो ROC will still be a ring, complete ring, ठीक। so we say magnitude of B should be between 0 and 1, then it will represent a two-sided sequence। तो two-sided में it is stable but it is non-causal। तो सिस्टम कब स्टेबल और कॉजल होगा, एट द सेम टाइम जब मैक्सिमम पोल का मैग्नीट्यूड 1 से कम हो। इस केस में ये सिस्टम कॉजल नहीं है लेकिन स्टेबल है फॉर द वैल्यू ऑफ b बिटवीन 0 एंड 1। अगर b की वैल्यू इससे निकाल के कोई और ले लें तो ये सिस्टम फिर ना कॉजल है ना स्टेबल है, क्योंकि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। Let's come back to the original thing। ठीक है, तो ऑल पॉसिबल इनवर्सेस इस केस में हमने दो फाइंड किए, z ग्रेटर देन 1/2, z लेस देन 1/2। ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था, इसमें एक ही पोल है, z इज इक्वल टू 1/2। अब आपके पास दो या दो से ज़्यादा पोल्स हो तो फिर वही प्रोसेस है कि अगर दो पोल्स हैं तो आपके पास तीन इन्वर्सेस आएंगे, तो तीनों इन्वर्सेस आपने फाइंड करने हैं। तो उन तीनों में से देन यू हैव टू check which one of them corresponds to causal system, which one of them corresponds to non-causal system, ठीक। फिर आपने कॉजिलिटी के लिए इस क्राइटेरिया को जस्टिफाई करना है। से तीन इन्वर्सेस हैं फॉर अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम। फर्स्ट ऑर्डर है तो H1 H2, अगर थर्ड सेकंड ऑर्डर होगा तो फिर तीन होंगे H1 H2 H3। तो उन तीनों में से कौन सा है कि जो कि इस कंडीशन को जस्टिफाई करेगा। So we say it's only the right-sided sequence। और उन तीनों में से कौन सा है कि जो स्टेबिलिटी के इस क्राइटेरिया को जस्टिफाई करेगा, which will converge। So that will be out of the three which contains the unit circle, ठीक। सर अगर हम पहले उनको फाइंड करें कि वो मतलब हमारे पास स्टेबिलिटी फॉर एग्जांपल स्टेबल है, तो फिर तो दूसरे तीसरे का नहीं करना ना। अगर आपसे कहा जाता है कि फाइंड ऑल पॉसिबल, ठीक है, फिर तो आप सारे फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद उन तीनों में से सेलेक्ट करके बताएंगे कि जी ये वाला मैथमेटिकली फिर आपने तीनों के लिए करना चाहिए उसूलन, कि तीनों के लिए आप ये मैथमेटिकल इक्वेशन जस्टिफाई करें। एक को फाइंड करें वो इन्फिनिटी आएगा तो यू से इट इज़ डाइवर्जिंग सो इट इज़ अनस्टेबल। दूसरे के लिए फाइंड करें, तीसरे के लिए फाइंड करें, तो तीनों में से कोई एक ऐसा होगा विच विल कन्वर्ज फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। तो उन तीनों में से कौन सा वाला होगा जो कन्वर्ज करेगा, सिर्फ वो वाला होगा विच विल कंटेन द यूनिट सर्कल, ठीक। तो अगर आपको याद हो तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि जिन तीनों में से ये वाला जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है इट कंटेन्स द यूनिट सर्कल एंड इट्स ROC। सो उसका जो इन्वर्स आएगा दैट विल गिव यू द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द स्टेबल LTI सिस्टम। और उन तीनों में से कौन सा है जो कि कॉजल होगा, तो जो इस क्राइटेरिया को जस्टिफाई करेगा वो कौन सा वाला है, दैट इज अ राइट साइडेड सीक्वेंस। क्वेश्चन में नॉर्मली ये नहीं होता कि तीनों फाइंड करें, क्वेश्चन में ये तो इस केस में रफ एग्जांपल था कि दोनों फाइंड करके दें। फाइंड द इम्पल्स रिस्पॉन्स दैट रिप्रेजेंट्स अ स्टेबल सिस्टम ओनली, या फाइंड द इम्पल्स रिस्पॉन्स दैट रिप्रेजेंट्स अ कॉजल, ठीक है, और इट रिप्रेजेंट्स बोथ। तो अब इस केस को अगर देख लें आप जिसमें फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, तो बोथ का कंडीशन कहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, जी। इन दो इम्पल्सिव रिस्पॉन्सेज में कॉजेलिटी और स्टेबिलिटी दोनों किस केस में जस्टिफाइड है। ये आवाज नहीं समझ आ रही।
चलें ठीक है, तो राइट साइड इट सीक्वेंस कॉजल भी है फर्स्ट वन, और एट द सेम टाइम इट इज स्टेबल आल्सो, क्योंकि इसमें एक ही पोल है और पोल का मैग्नीट्यूड 1 से कम है। ठीक से यहाँ पे एक ही पोल होता लेकिन उसकी लोकेशन 2 पर होती। दो पॉसिबल और थे, ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 2। सो अगर ग्रेटर देन 2 है तो कॉजल होगा लेकिन अनस्टेबल होगा, एंड लेस देन 2 हो तो नॉन कॉजल बट स्टेबल। तो दोनों क्राइटेरिया सिर्फ उस केस में जस्टिफाई होंगे जब आपके पास जितने भी पोल्स हों उस सिस्टम में, 2 पोल्स हैं, 3 पोल्स हैं, 4 पोल्स हैं, all of them must lie within the unit circle and it should be right sided। अब ये पोल्स और जीरोस क्या हैं बेसिकली? The poles and zeros are basically the coefficients of these terms। y of n का कोफिशिएंट 1 है, y of n minus 1 का कोफिशिएंट -1/2 है, x of n का कोफिशिएंट 1 है, x of n minus 1 का कोफिशिएंट 1/3 है। जिस तरह हमने कॉन्टिन्यूस सिस्टम में कहा था कि कोफिशिएंट्स क्या हैं बेसिकली, दोज आर द वैल्यूज ऑफ द सर्किट एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब इन कोफिशिएंट्स को चेंज करेंगे, मींस पोल्स की लोकेशन को चेंज करेंगे, तो आपका सिस्टम कॉजल, नॉन कॉजल, स्टेबल, अनस्टेबल वहां से बनेगा। So to make the system at the same time causal and stable, you have to adjust the values of these parameters, coefficients। Basically coefficients are the numerical values of different circuit elements। अब वो मैकेनिकल सिस्टम हो या वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी से जनरली RLC सर्किट्स हैं, उनमें आप RLC की वैल्यूज़ को वेरी करेंगे तो पोल्स और जीरोस की लोकेशन भी चेंज होगी। So with reference to those locations, system will be represented either causal, non-causal or something different। तो यहाँ तक क्या था, how to find a system equation given है, difference equation, उससे impulse response find करना है और फिर उस impulse response को देख के बताना है कि system causal है या stable है। इन्वर्टिबिलिटी का क्राइटेरिया आप सबको याद होगा कि आप इस इम्पल्स रिस्पॉन्स को कन्वॉल्व करें इसके इनवर्स के साथ, तो इट शुड बी इक्वल टू डेल्टा ऑफ एन। हाउ टू फाइंड दैट, तो उसमें यही है कि जेड ट्रांसफॉर्म लें, मीन्स h1 ऑफ z मल्टीप्लाइड विद hi ऑफ z। ठीक है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 1, देन hi ऑफ z शुड बी इक्वल टू 1 ओवर h1 ऑफ z। उसको सॉल्व करें, उसका टाइम डोमेन सिग्नल फाइंड करें इनवर्स लेके, फिर उसका जो इनवर्स आएगा टाइम डोमेन सिग्नल उसको इसके साथ कन्वॉल्व करें, एंड इफ दैट कन्वोल्यूशन रिजल्ट्स इन इम्पल्स सिग्नल देन वी से दिस सिस्टम इज इन्वर्टेबल। ठीक है, इन्वर्टेबिलिटी बेसिकली वही चीज़ थी ना कि आप सिग्नल एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करें और फिर वापस उसको उस फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट कर दें विद नो लॉसेस, then we say it is invertible। कि आप साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोबारा साउंड एनर्जी में, इसमें लॉसेस कोई ना हो। ठीक है, तो we say that is a invertible system। अब एक सिंपल सी चीज़ है सिस्टम फंक्शन अलजेब्रा एंड ब्लॉक डायग्राम। ठीक, सो फर्स्ट वन इज सीरीज कनेक्शन, हम कर चुके हैं कुछ ना कुछ। x of n input, h1 of z is the output impulse system function of the first system, y1 is the output of first system। ठीक है, h2 of z is the system function of second system, y2 of n is output of this one second system, and y of n is the overall output। So we say h1 of z, h2 of z, and we say h of z represents the system function of overall system। इन दोनों को मिला के that is h of z। So from the above diagram we say that y1 is equal to x1 convolved with h1। ठीक है, तो x1 is basically overall system input x, तो y1 of z क्या होगा, x of z into h1 of z। Similarly y2 of n is the overall output y of n, that is x2 of n convolved with h2। Series system में what is x2? x2 is the input of second system which is the output of first system। x2 of
z is basically y1 of z, ठीक। तो y of z किसके इक्वल होगा, y2 of z, which is x2 of z into h2 of z, where x2 of z is y1 and y1 is x of z multiplied with h1। ओवरऑल आउटपुट क्या होगी सिस्टम की, y of z is x of z into h1 of z into h2 of z, y of z is x of z multiplied with h of z, comparing these two, तो we say h of z किसके इक्वल है, h1 of z multiplied with h2 of z। तो अगर आप सिस्टम्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो पूरे के पूरे सिस्टम का जो ओवरऑल सिस्टम फंक्शन है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द सिस्टम फंक्शन ऑफ ईच सिस्टम। टाइम डोमेन में क्या होगा, h of n विल बी इक्वल टू h1 of n कन्वॉल्व विद h2 of n। तो अगर आपके पास k सिस्टम सीरीज में कनेक्टेड हैं तो ओवरऑल सिस्टम का सिस्टम फंक्शन क्या होगा, h of z, it will be equal to the product of the system function of each system, और time domain में it will be equal to the convolution of all the impulse responses। ये clear है प्रॉपर्टी? Yes sir. ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो जो सिस्टम फंक्शन है इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द सिस्टम फंक्शन ऑफ ईच सिस्टम। सिमिलरली पैरेलल में क्या होगा, h1 of z is the system function of one system number 1 and h2 is the system function of system 2। parallel में we say generally they are added। parallel में x1 x2 are same as x of n, ठीक है। तो y1 of n is x1 of n convolved with h1 of n, which is equal to x of n convolved with h1। in the system function form we say y1 of z is x of z into h1 of z। Similarly, y2 of z is x of z into h2 of z। y of n किसके इक्वल है, फ्रॉम द डायग्राम y1 plus y2। तो ट्रांसफॉर्म फॉर्म में क्या होगा, y of z will be y1 of z plus y2 of z। y1 of z is x of z into h1 of z, y2 is x of z into h2 of z। x of z कॉमन लें, we say h1 of z plus h2 of z। so equation number 1। so we know for LTI systems output is input convolved with impulse response, z domain they are multiplied, so comparing 1 and 2, तो h of z किसकी इक्वल है, h1 of z plus h2 of z, ठीक है। so h of n will be equal to h1 of n plus h2 of n in time domain। so for k systems in parallel तो सिस्टम का ओवरऑल सिस्टम फंक्शन किसकी इक्वल है, सम ऑफ द इम्पल्सिव रिस्पॉन्सेज ऑफ इंडिविजुअल, एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स भी क्या होगा, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इम्पल्स रिस्पॉन्सेज ऑफ इंडिविजुअल सिस्टम्स। सीरीज और पैरेलल में क्या डिफरेंस है कि सीरीज में ओवरऑल सिस्टम फंक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द सिस्टम फंक्शन ऑफ ईच सिस्टम। सर यहाँ पे उल्टा होता है, नहीं, सीरीज में मल्टीप्लिकेशन है, पैरेलल में एडिशन है। यहाँ पे प्लीज सम का साइन आता है y ऑफ n वाली साइड पे, एडर आएगा, ठीक है, और हर आउटपुट वहां पे ऐड होगी जिस तरह यहाँ पे है फॉर टू सिस्टम्स। ये चीज फॉर के सिस्टम्स यहाँ पे एडिशन है। तो सीरीज में दे आर मल्टीप्लाइड इन फ्रीक्वेंसी डोमेन या z डोमेन में, और टाइम डोमेन में दे विल बी कन्वॉल्व्ड। जबकि पैरेलल जब कनेक्टेड हैं सारे कंपोनेंट्स या सिस्टम्स सब सिस्टम्स, तो फिर ओवरऑल रिस्पॉन्स क्या होगा, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द in the frequency domain z domain as well as sum in the time domain। थर्ड टाइप है सीरीज पैरेलल। तो अगर हम कहें जी दो कंपोनेंट्स हैं h1 और h2 दो सीरीज में और तीसरे h3 के साथ या सिस्टम 3 के साथ पैरेलल में, तो y ऑफ n बेसिकली क्या है, y2 ऑफ n प्लस y3 ऑफ n। सो y ऑफ z विल बी y2 ऑफ z प्लस y3 ऑफ z। अब y2 ऑफ z क्या है, दो सीरीज में, तो y2 of z is basically x of z multiplied by h1 of z multiplied with h2 of z because they are in series, plus y3 which is equal to input तो वही x of z multiplied with h3 of z। तो इसमें से x of z कॉमन लेने तो you are left with h1 of z h2 of z plus h3 of z। टाइम डोमेन में this is x of n convolved with h1 of n convolved with h2 of n plus h3 of n।
या इसको ओपन कर दें तो x ऑफ n कन्वॉल्व विद h1 कन्वॉल्व विद h2 प्लस x ऑफ n कन्वॉल्व विद h3 ऑफ n। तो यहाँ से ओवरऑल सिस्टम फंक्शन क्या बनता है, h ऑफ z, दैट इज इक्वल टू h1 ऑफ z मल्टीप्लाइड विद h2 ऑफ z प्लस h3 ऑफ z। जो सीरीज में दे आर मल्टीप्लाइड और जो पैरेलल में वो उसके साथ ऐड होगा। ठीक, तो फिगर से आप डायरेक्टली भी इसका ओवरऑल सिस्टम फंक्शन फाइंड करते हैं डायरेक्टली, दैट इज h1 ऑफ z मल्टीप्लाइड विद h2 ऑफ z प्लस h3 ऑफ z। क्लियर? एंड द फोर्थ टाइप इज फीडबैक, जिसमें आउटपुट आल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस आउटपुट्स। तो उसके लिए जो जनरल सी फॉर्म है वो इस तरह से है, इनपुट है, फिर यहाँ पे एडिशन का साइन है, देन वी से सिस्टम नंबर वन, सिस्टम नंबर वन जो आउटपुट देगा दैट विल बी फीड बैक टू द सिस्टम नंबर टू एंड देन दे विल बी एडेड। ठीक, बेसिकली आउटपुट क्या होगी, दिस इज द एडिशन ऑफ इनपुट प्लस द आउटपुट ऑफ सिस्टम नंबर टू। ठीक, इसको आगे देखते हैं डिटेल्स में और क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप इस एग्जांपल से इसको समझ लें तो इट बिकम्स मोर क्लियर। से फीडबैक सिस्टम्स हैं, इनपुट x ऑफ n है, आउटपुट y ऑफ n है। एक सिस्टम है h1 ऑफ z, दूसरा सिस्टम है h2 ऑफ z विद अ फीडबैक कनेक्शन। अब इस फिगर से आउटपुट किसकी इक्वल होगी, आउटपुट विल बी बेसिकली e ऑफ z मल्टीप्लाइड विद h1 ऑफ z। ठीक है, यहां से जो आउटपुट मिलेगी आपको इट इज एक्चुअली e ऑफ n कन्वॉल्व विद h1 ऑफ n, और वी से e ऑफ z मल्टीप्लाइड विद h1 ऑफ z। नाउ व्हाट इज e ऑफ z? e ऑफ z यहां से जो सम हो के आपको आउटपुट मिलेगी। ठीक है, e ऑफ n इज x ऑफ z, इस माइनस साइन की वजह से यहाँ पे माइनस आएगा, और इसकी आउटपुट क्या है, तो इस सिस्टम की सेट जो सेकंड सिस्टम है इसकी इनपुट क्या है, इट्स इनपुट इज बेसिकली आउटपुट y ऑफ n। ठीक, so h2 of z multiplied with y of z, so e of z is x of z minus h2 of z into y of z। तो ये इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहें। Now insert equation number 2 into equation number 1, तो y of z किसकी इक्वल आएगा, h1 of z into x of z minus h2 of z into y of z। इसको मल्टीप्लाई करें तो h1 of z x of z minus h1 of z h2 of z into y of z। y of z के टर्म्स को एक जगह पे कर लें और फिर y of z कॉमन लें, we are left with 1 plus h1 of z into h2 of z is equal to h1 of z into x of z। ठीक, which will be y of z equals to y by x equals to h of z। ये आपके पास क्या आता है, h1 of z divided by 1 plus h1 of z into h2 of z। So we say this represents the overall system function of the feedback system। ठीक, तो अगर सिर्फ सीरीज में थे तो they were multiplied, अगर सिर्फ पैरेलल में their frequency responses are added। सीरीज पैरेलल दोनों थे तो सीरीज वाले मल्टीप्लाई होंगे और पैरेलल वाला उसके साथ ऐड हो जाएगा। But when you say it is a feedback system, तो feedback पे क्या आएगा, it will be something for this circuit, h1 of z divided by 1 plus h1 of z into h2। बेसिकली आप इसमें सिर्फ ये दो इक्वेशंस को समझना ज़रूरी है, उसके बाद सिंपल बेसिक मैथमेटिकल काम है कि y ऑफ z क्या है, दैट इज e ऑफ z मल्टीप्लाइड विद h1 ऑफ z। टाइम डोमेन में क्या होगा, e ऑफ n कन्वॉल्व विद h1 ऑफ n, एंड नाउ व्हाट इज e ऑफ n, बेसिकली इट्स इज द सम ऑफ दीज टू इनपुट्स। तो पहली इनपुट क्या है, x ऑफ n या x ऑफ z इन द z डोमेन, माइनस साइन यहाँ से आ रहा है। ठीक है, और इसकी इनपुट पे क्या है, इट इज आउटपुट y ऑफ n मल्टीप्लाइड विद y ऑफ z मल्टीप्लाइड विद h2 ऑफ z। तो ये दो इक्वेशन समझ लें, फिर फीडबैक में कोई इशू नहीं है। देन सिंपली इंसर्ट क्वेश्चन नंबर 2 in 1 and simplify it for y by z divided by x of z which is
h of z as h1 divided by 1 plus h1 of z into h2. अब इसमें और पहली फिगर में सिर्फ फ़र्क क्या है कि यहाँ पे h1 of z गिवन है जो भी होगा। अब यहाँ पे h1 of z की वैल्यू क्या है 1 है इस इक्वेशन में, ठीक है। इसमें y of z is directly e of z and what is e of z is again x of z minus h1 of z into y of z। फिर उसी प्रोसेस से इसको सॉल्व करें तो h of z आपके पास क्या आता है 1/1 plus h1 of z। So चार टाइप्स हैं सीरीज, पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल, and the fourth one is feedback. So feedback is basically most important. अब फिर ये एग्जाम्पल्स हैं, वन उसी की कंटिन्यूएशन है, ठीक है, 3 पेजेस है सिंपल, इसको ज़रा देख लें। फर्स्ट वन आपको एक सिस्टम फंक्शन गिवन है h of z as 1/1 plus 1/4 z inverse minus 1/8 z power minus 2। says draw the direct form block diagram, cascaded form block diagram and parallel। इसमें थोड़े से टर्म्स को देख लें कि अगर आपने किसी भी सिग्नल को स्केल करना है ब्लॉक डायग्राम में, इसकी दो रिप्रेजेंटेशंस हैं, एरो लिख के उसके ऊपर वो नंबर डाल दें। सो अगर x ऑफ n इनपुट है इस ब्रांच में और एरो डाल के आपने a डाला है तो आउटपुट क्या होगा a टाइम्स x ऑफ n। अब a को आप एरो के साथ भी लिख सकते हैं और इस a को आप स्क्वायर बॉक्स में भी डाल के लिख सकते हैं, मीन्स इट्स अ स्केलर नंबर। जो भी इनपुट इसमें आ रही है आउटपुट विल बी स्केलर मल्टीपल ऑफ दैट इनपुट। सो दिस विल बी a टाइम्स x ऑफ n। दोनों आर अवेलेबल कि आप ब्लॉक बना के उसमें वैल्यू लिखें या आप सिंपल एरो डाल के उस पर लिखें। तो सुन रहे हैं कि नहीं? Yes. जी सर सुन रहे हैं। ठीक है। दूसरा क्या चीज़ है, डिले है कि हाउ टू रिप्रेजेंट डिले इन अ ब्लॉक डायग्राम। तो अगर जनरली वी से इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी, ठीक है, तो डी डिले के लिए भी समटाइम्स यूज होता है और डी फिर डेरिवेटिव के लिए भी यूज होता है। तो अगर x ऑफ n इनपुट है और d आपने लिखा है तो इसका मतलब इट्स डिलेड बाय 1 यूनिट, सो दिस विल बी x ऑफ n minus 1। और इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर द डिले इज रिप्रेजेंटेड बाय z इनवर्स, ठीक। तो अगर इनपुट x ऑफ n है तो इसकी आउटपुट बनेगी x ऑफ n minus 1। अब दो डिलेज के लिए आप डी स्क्वायर नहीं यूज करते या z पावर माइनस 2, आपने अलग से लगाना होगा। z पावर माइनस 1 तो आउटपुट x ऑफ n minus 1 आएगी, अगेन इट इज डिलेड बाय सेकंड इनवर्स डिले सिस्टम यूनिट, सो दिस विल बी x ऑफ n minus 2। अब डिले और स्केलर मल्टीप्लाइड दोनों एक टाइम पे हैं, पहले a से मल्टीप्लाई करें और फिर इसको डिले करें, आउटपुट विल बी a टाइम्स x ऑफ n minus 1। या पहले डिले करें और फिर स्केल करें, output will be again a times x of n minus 1। थर्ड थिंग इज एडर। एडर में आपकी एरोस की डायरेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं कि इस एडर में इनपुट पे x1 है और दूसरी इनपुट x2 है, तो आउटपुट यहाँ पे क्या बनेगी, से x of n is x1 of n plus x2 of n। Similarly in this case we say input x1 है फिर x2 है and then it is delayed 1 unit and then the output is given, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कह रहे थे ना x of n is equal to x1 of n plus x2 of n, तो इसको डिले कर दें तो x of n है इट इज़ डिलेड, सो दिस विल बी x of n minus 1। तो x of n minus 1 कैसे मिलेगा कि आप पूरे में n को रिप्लेस कर दें n minus 1 से। So x of n minus 1 will be basically x1 of n minus 1 plus x2 of n minus 1। क्लियर? ये बेसिक्स हैं ब्लॉक डायग्राम बनाने की। अब यहाँ से अगर आपको जो गिवन है h of z, इसकी डिफरेंस इक्वेशन किस तरह लिखते हैं आपको पता होगा। h of z is y of z divided by x of z which is 1 over given value। By cross multiplication we say y of z multiplied with this denominator equals to x of z multiplied by the numerator। तो y of z को इससे मल्टीप्लाई करें तो we say y of z plus 1 over 4 z inverse y of z minus 1 over 8 z power minus 2 y of z equals to x of z। इसका इनवर्स लें यूजिंग प्रॉपर्टीज, टाइम डिले, लीनियरिटी, स्केलिंग, इन सारी प्रॉपर्टीज। y of n plus 1 over 4 y of n minus 1 minus 1 over 8 y of n minus 2 equals to x of n।
सो ब्लॉक डायग्राम की जो फर्स्ट फॉर्म सर है ये तो डायरेक्ट फॉर्म, नहीं बस इसमें एक दो चीज़ें हैं ब्लॉक डायग्राम्स, ये ज़रूरी हैं, बाद में फिर आप कहेंगे ब्लॉक डायग्राम किसी ने नहीं पढ़ाई। सर आप डायरेक्ट फॉर्म बाकी कोर्स कम कर लेना, चैप्टर 5 और चैप्टर 9 आप सिर्फ लेक्चर का कर लें। चलें पहले ये देख लें, उसके बाद पेपर डिस्कस प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ से y ऑफ n क्या हो जाएगा, x ऑफ n माइनस 1/4 y ऑफ n माइनस 1 प्लस 1/8 y ऑफ n माइनस 2। ठीक है, तो फीडबैक सिस्टम है क्योंकि इसमें आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस टू आउटपुट्स y ऑफ n माइनस 1 एंड y ऑफ n माइनस 2। तो फीडबैक के लिए आपका सम का साइन यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे x ऑफ n इनपुट है बिकॉज इट्स ओनली x ऑफ n, देन 1/4 minus 1/4 y of n minus 1 and then 1/8 y of n minus 2। तो अब इसको फीडबैक लूप के लिए आप यहाँ से इनपुट लें, तो y ऑफ इसकी इनपुट क्या होगी, y ऑफ n। सो z इनवर्स के बाद y आउटपुट क्या हो जाएगी, y ऑफ n minus 1। सो y ऑफ n minus 1 goes into those two branches। तो ये क्या होगा, 1/4 y ऑफ n minus 1, यहाँ पे जब -1 से मल्टीप्लाई कर दें इसे, दिस विल बी बेसिकली माइनस 1/4 y ऑफ n माइनस 1। दूसरा टर्म जो है 1/8 y ऑफ n माइनस 2। इस पॉइंट पे y ऑफ n माइनस 1 है इनपुट, उसको एक और यूनिट डिले करें, दिस विल बी y ऑफ n माइनस 2 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 1/8 एंड देन इट इज गिवन टू दिस समर। आउटपुट y ऑफ n डायरेक्ट सर जी सर ये डायरेक्ट -1/4 क्यों नहीं लिखा? इसको -1/4 कर दें फिर भी ठीक है। सर रिपीट करें, तो नहीं समझ आ रही है। ठीक है, तो शॉर्टली आप आउटपुट किसकी इक्वल है, इनपुट -1/4 y ऑफ n माइनस 1 प्लस 1/8 y ऑफ n माइनस 2। तो यहाँ से इनपुट है x ऑफ n। अब इस एडर का जो रिजल्ट है वो बेसिकली आउटपुट है। ठीक है, इस एडर में तीन इनपुट्स आ रही हैं, एक x ऑफ n, दूसरी क्या है -1/4 इंटू y ऑफ n माइनस 1, और तीसरी आपको यहाँ से मिलेगी, दिस इज 1/8 इंटू y ऑफ n माइनस 2। ठीक, तो ये तीनों ऐड होंगे तो दिस विल गिव यू, अब ये जो सिंपल ब्लॉक डायग्राम है इट इज द रिप्रेजेंटेशन इन द डायरेक्ट फॉर्म। ठीक, अब इसी की सीरीज और पैरेलल के लिए आपने सिंपल काम करना है कि आपको जो सिस्टम फंक्शन गिवन है, से सेकंड ऑर्डर सिस्टम है तो इसके डिनोमिनेटर्स के आप रूट्स बना लें। ठीक है, सो इसे कि अगर आप इसके डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लें फॉर इट्स रूट्स एंड रिप्रेजेंटिंग इन द नेगेटिव पावर्स ऑफ z, इसकी h ऑफ z आपके पास बनेगा 1/1 प्लस 1/2 z इनवर्स इंटू 1 माइनस 1/4 z इनवर्स, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। सो फॉर सीरीज रिप्रेजेंटेशन हम जनरली पढ़ चुके हैं, h ऑफ z इज h1 ऑफ z इंटू h2 ऑफ z। ठीक, सो बाय कंपेयरिंग 1 इंटू h1 ऑफ z क्या आएगा, लेट्स से 1/1 प्लस 1/2 z इनवर्स। ठीक, और h2 ऑफ z क्या होगा, 1/1 माइनस 1/4 z इनवर्स। तो अगर h1 ऑफ z लेते हैं 1/1 प्लस 1/2 z इनवर्स, इसकी सिस्टम की इक्वेशन क्या बनेगी, y1 ऑफ z डिवाइड बाय x1 ऑफ z इज 1/1 प्लस 1/2 z इनवर्स। तो y1 ऑफ z प्लस 1/2 z इनवर्स, y1 ऑफ z इज x1 ऑफ z इनवर्स ले लें तो y1 ऑफ n प्लस 1/2 y1 ऑफ n माइनस 1 इक्वल्स टू x1 ऑफ n, से इक्वेशन नंबर 3 है। Similarly, h2 of z is the second part 1/1 minus 1/4 z inverse, which is h2 by y2 by x2, again by cross multiplication। तो दूसरी इक्वेशन बनती है y2 of n minus 1/4 y2 of n minus 1 equals to x2 of n, से इक्वेशन नंबर 4 है। तो इक्वेशन नंबर 3 से y1 of n will be x1 of n minus 1/2 y1 of n minus 1 and y2 of n will be x2 of n plus 1/4 y2 of n minus 1। अब इक्वेशन नंबर 5 और सीरीज कनेक्शन में देख लें, इनपुट ऑफ द फर्स्ट सिस्टम इज द सिस्टम ओवरऑल इनपुट। ठीक है, इनपुट ऑफ द सेकंड सिस्टम इज बेसिकली आउटपुट ऑफ द फर्स्ट सिस्टम एंड आउटपुट ऑफ द सेकंड सिस्टम इज द टोटल आउटपुट। तो सीरीज में अगर आप इक्वेशन नंबर 5 को इम्प्लीमेंट करते हैं
जो कि y1 of n is x1 of n minus 1 by 2 y1 of n minus 1. इनपुट है x1 of n और x of n. It is added with y1 of n. तो यहाँ पे z इनवर्स है तो आउटपुट इसकी इनपुट y1 of n है. So this will be y1 of n minus 1 and then scaled by minus 1 by 2. तो यहाँ पे दो इनपुट्स हैं x of n प्लस minus 1 by 2 into y1 of n minus 1 जो कि इक्वेशन नंबर 5 है. Similarly इक्वेशन नंबर 6 is अब 6 की इनपुट पे क्या है x2 of n which is basically the output of the first one. ठीक, तो इक्वेशन नंबर 6 क्या थी x2 of n plus 1 by 4 y2 of n minus 1. तो y2 of n output है again it is delayed 1 unit and then multiplied by 1 by 4. तो y2 of n इस इक्वेशन से क्या बनेगी x2 of n plus 1 by 4 y2 of n minus 1. अब सीरीज में तो टोटल ब्लॉक डायग्राम क्या बनेगी कि आप पहले एक सिस्टम को बना दें, ठीक है, एंड देन यहाँ पे जो आउटपुट है फर्स्ट सिस्टम की दैट इज y1 of n. सिंपल आपने यही करना है कि इसको लें और इसी के साथ सीरीज में दूसरा कनेक्ट कर दें. So the first part represents the first system in, ठीक है, which is h1 of z. The second part represents the h2 of z. तो इन दोनों को सिर्फ सीरीज में कनेक्ट करना है कि इसकी आउटपुट ऑफ द फर्स्ट सिस्टम इज इनपुट ऑफ द सेकेंड वन. तो ये जो टोटल है थर्ड डायग्राम इट रिप्रेजेंट्स द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द ओवरऑल सिस्टम रिप्रेजेंटेड इन इक्वेशन नंबर 1. जो इक्वेशन नंबर 1 में इसकी ब्लॉक डायग्राम ये बनती है, ठीक है. द थर्ड वन इज इन पैरेलल. कोई बताएगा पैरेलल के लिए क्या चेंज करेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में क्या चेंज करें सो दैट इट बिकम्स फॉर पैरेलल. कोई भी वॉलंटियर आंसर दे दे. सर दोनों प्लस हो जाएंगे आपस में. प्लस के लिए h of z को किस तरह मैं चेंज करूं सो दैट इट कम्स आउट टू बी अ प्लस वैल्यू. सर पार्शियल फ्रैक्शन तो वैल्यू एक मिनट. ऊपर गिवन है ना फंक्शन उसको फ्रैक्शन में ना करें जो इनपुट गिवन है. जरा इस पे सोचें ना कि इसके साथ क्या करें सो दैट. एक मिनट में कॉल रिसीव कर रहा हूँ. हेलो हेलो वालेकुम सलाम. हेलो जी Yes, क्या करें इसके साथ. सर अगर पार्शियल फ्रैक्शन इस पे लगाए तो दोनों प्लस हो जाएंगे, वो उसमें मतलब पैरेलल में हो जाएंगे हमारे पास. तो अगर h of z पे आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करें, ठीक है, ये आपके पास गिवन इक्वेशन थी, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से आपने सेपरेट किया तो ये दो टर्म्स बनेंगे, ठीक है. 2/3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/2 z इनवर्स प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4 z इनवर्स. अब इसकी और सीरीज में सिर्फ क्या फ़र्क है कि in parallel we say their transforms are added, so h1 of z plus h2 of z. h1 of z ये पहला पार्ट बन गया, h2 of z दूसरा पार्ट बन गया. कम्यूटेटिव है, इसको पहला कर दें इसको दूसरा करने को फर्क नहीं पड़ता. सिमिलरली h1 of z कंसिडर करें, उसके लिए इक्वेशन लिखें. so we said इक्वेशन नंबर 7. h2 of z के लिए again write it in the same form. So in parallel connection we say x1 of n is same as x2, it is equal to x of n, and y of n is same as y1 plus y2. तो ये पहली इक्वेशन के लिए. अब सिर्फ इसमें और प्रीवियस डायग्राम में क्या फ़र्क था कि इसमें इनपुट इज मल्टीप्लाइड बाय 2/3, ठीक है. सो इनपुट है उसको 2/3 से मल्टीप्लाई करें एंड देन इट इज गिवन टू दिस एडर. बाकी आपके पास वही चीज़ है जो प्रीवियसली है, ठीक. And similarly x2 of n is multiplied by 1/3 and the remaining term is exactly same as the previous one. We'll say they are in parallel. ये जो पहला आपके पास डॉटेड ब्लू लाइन में दिस इज y1 of n या h1 of z, ठीक. और जो दूसरा आपके पास डॉटेड लाइन में दैट इज बेसिकली h2 of z.
इन दोनों को सिंपली पैरेलल में कनेक्ट कर दें यहाँ पे एडर लगा के. आउटपुट बेसिकली y of n is y1 plus y2. So this represents the block diagram of parallel system. तो सिस्टम फंक्शन अलजबरा का मतलब क्या था? ये अलजबरा है. आप मैथमेटिकली अगर काम कर रहे हैं तो we said is simply algebra. h of z is h1 of z into h2 of z in case of series. In case of parallel we say h of z is h1 plus h2. सीरीज पैरेलल में और चीज थी, फीडबैक में और चीज थी. So that is system function algebra. And then we say block diagrams जो कि इस फॉर्म में है. जी, any question?